नमस्कार। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे हाथ में आज कई दिलचस्प खबरें और रिपोर्टें हैं। एक तरफ भारत और यूरोप के कुछ अमीर देशों मतलब EFTA के बीच एक बड़ा व्यापार समझौता लागू हो गया है और दूसरी तरफ देश में हादसों और खुदकुशी को लेकर NCRB की 2023 की रिपोर्ट कुछ चौंकाने वाले आंकड़े लाई हैं। तो आज हम इन्हीं सब में गोता लगाएंगे, देखेंगे कि इस नए व्यापार समझौते में क्या खास है, देश में सड़क हादसों और लोगों की मानसिक सेहत का क्या हाल है, और साथ ही विज्ञान और नियमों की दुनिया में क्या चल रहा है। कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों से सबसे जरूरी बातें निकाली जाएं। बिल्कुल। आज की बातचीत से हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि व्यापार, लोगों की सुरक्षा और तकनीक के मोर्चे पर क्या कुछ हो रहा है। ये आंकड़े और समझौते सिर्फ कागज पर नहीं है ना, इनका हमारी जिंदगी पर सीधा असर पड़ता है। हाँ बिल्कुल। चलिए शुरुआत करते हैं टीपा से। ये भारत और EFTA देशों आइसलैंड, लिक्टेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के बीच का वो व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता है। 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो गया है। स्विट्जरलैंड तो शायद इन देशों में भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साथी है। हाँ बिल्कुल, स्विट्जरलैंड सबसे बड़ा पार्टनर है FTA में भारत का। और इस समझौते की सबसे अनोखी बात जानते हैं क्या है? इसमें EFTA देशों ने अगले 15 सालों में भारत में $100 बिलियन का निवेश करने और 10 लाख सीधी नौकरियां पैदा करने का पक्का वादा किया है, वो भी कानूनी तौर पर बाध्यकारी। अच्छा, मतलब ये सिर्फ वादा नहीं, कमिटमेंट है। हाँ, बाध्यकारी कमिटमेंट। और ये पहली बार है जब भारत ने किसी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट मतलब FTA में निवेश और नौकरियों की ऐसी शर्त रखी है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ सामान बेचने खरीदने वाले समझौतों से आगे बढ़कर देश में सीधा फायदा लाने वाले सौदे करना चाहता है। मतलब फोकस बदल रहा है। सही है, सही है। ये तो वाकई बड़ी बात है। तो फिर बाजार में पहुंच के मामले में क्या तय हुआ है? भारतीय सामानों के लिए क्या बदलेगा? देखिए, EFTA देश भारत के लगभग सभी गैर खेती वाले उत्पादों मतलब नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए अपना बाजार खोल देंगे। सभी? लगभग सभी, बिना किसी ड्यूटी या टैक्स के। सोचिए भारत में बनी चीजों के लिए कितना बड़ा मौका है। हाँ। वहीं भारत ने भी समझदारी दिखाते हुए अपने कुछ संवेदनशील सेक्टर्स जैसे डेयरी, सोयाबीन, कोयला और कुछ दवाइयों, मेडिकल उपकरणों को इस समझौते के दायरे से काफी हद तक बाहर रखा है, मतलब पूरी तरह नहीं खोला है। अच्छा। कुल मिलाकर भारत ने EFTA देशों से आने वाले करीब 80% सामानों पर ड्यूटी कम या खत्म की है, जबकि वो हमारे 95% से ज्यादा एक्सपोर्ट को कवर कर रहे हैं। तो ये एक तरह से संतुलित सौदा लग रहा है। हाँ, कह सकते हैं। दोनों तरफ की सेंसिटिविटी का ध्यान रखा गया है। और सेवाओं का क्या? जैसे हमारी IT कंपनियां या हमारे प्रोफेशनल्स, इंजीनियर, अकाउंटेंट। हाँ, सेवाओं के लिए भी दरवाजे खुले हैं। मतलब अब भारतीय IT कंपनियां आसानी से EFTA देशों में अपनी सेवाएं डिजिटल तरीके से दे पाएंगी। मोड 1 जिसे कहते हैं। हाँ, मोड 1। और वहां अपने दफ्तर खोल पाएंगी, वो मोड 3 हो गया। और हमारे प्रोफेशनल्स जैसे नर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट या आर्किटेक्ट वहां जाकर काम कर सकेंगे, वो मोड 4 के तहत। अच्छा। इसके लिए आपसी मान्यता समझौतों मतलब MRAs पर भी बात आगे बढ़ सकती है। इससे डिग्रियों को मान्यता मिलना आसान हो जाएगा। ये तो अच्छा है। और वो एक पेचीदा मुद्दा होता है बौद्धिक संपदा अधिकार का, IPR का। हाँ, खासकर दवाइयों के मामले में भारत की चिंताएं रहती हैं। हाँ बिल्कुल, उस पर भी भारत के हितों का ध्यान रखा गया है। समझौता ट्रिप्स लेवल का ही है, जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है। ओके। लेकिन भारत की जेनेरिक दवा इंडस्ट्री और पेटेंट की एवरग्रीनिंग को लेकर जो चिंताएं थीं। एवरग्रीनिंग मतलब वो पेटेंट की मियाद बढ़ाने वाली तरकीब है। हाँ वही छोटी मोटी चालाकी से पेटेंट की लाइफ बढ़ाना, तो उन चिंताओं को दूर किया गया है। ये भारत की जेनेरिक दवा कंपनियों के लिए एक तरह से राहत की बात है। ठीक है। तो कुल मिलाकर इस समझौते से भारत के कपड़ा, इंजीनियरिंग सामान, खाने पीने की प्रोसेस चीजों को EFTA के अमीर बाजारों में अच्छी पहुंच मिलेगी। इसे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लिए भी एक बूस्ट माना जा रहा है ना? हाँ बिल्कुल। और इस काम को आसान बनाने के लिए 2025 से एक खास भारत EFTA डेस्क भी शुरू किया गया है। डेस्क ये क्या करेगा? ये एक सिंगल विंडो की तरह काम करेगा। मतलब कंपनियों को अलग अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अच्छा। जिससे EFTA का निवेश भारत में आसानी से आ सकेगा। नियम कानून समझने में मदद मिलेगी। कई लोग इसे एक मॉडल समझौता मान रहे हैं। सुनने में तो काफी सकारात्मक लग रहा है। अच्छा, व्यापार से जुड़ी एक और खबर है। निर्यातकों को टैक्स वापसी देने वाली RODTP योजना की मियाद वो मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है। हाँ, ये रोड स्टेप स्कीम मतलब रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स,
ये जनवरी 2021 में शुरू हुई थी। इसका काम क्या है असल में? इसका सीधा सा मकसद है जो भी टैक्स या ड्यूटी, चाहे वो केंद्र का हो, राज्य का या लोकल स्तर का, जो निर्यात होने वाले सामान को बनाने या भेजने में लगती है और जिसका रिफंड किसी और स्कीम में नहीं मिलता, वो सरकार वापस कर देती है एक्सपोर्टर को। तो इससे फायदा क्या होता है? इससे होता यह है कि भारतीय सामानों पर जो छिपी हुई लागत होती है वो कम हो जाती है और वे दुनिया के बाजार में सस्ते होकर ज्यादा मुकाबला कर पाते हैं, कॉम्पिटिटिव बन जाते हैं। अच्छा, मतलब एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ये एक जरूरी कदम है। हाँ बिल्कुल, एक्सपोर्टर्स के लिए ये जरूरी है। चलिए, व्यापार की इन अच्छी खबरों के बीच देश के अंदर से कुछ चिंताजनक आंकड़े भी आए हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की 2023 की रिपोर्ट आई है। भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या पर एक्सीडेंटल डेथ्स बढ़कर 4,44,104 हो गईं। 4,44,000, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, 2022 में ये 4,30,504 थी, तो बढ़ोतरी हुई है। और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा करीब 44.6% ट्रैफिक हादसों का है। ऑलमोस्ट आधा। हाँ, लगभग आधा। इसके बाद अचानक गिरने से मौतें हुई 14.3% और फिर डूबने से 8.5%। ओह, सड़क हादसों की स्थिति क्या है? इसमें कोई सुधार दिख रहा है या हालत और बिगड़ी है? हालत बिगड़ी ही है, दुर्भाग्य से। 2023 में सड़क हादसे बढ़कर 4,64,029 हो गए। 4,64,000। हाँ, 2022 में ये 4,46,768 थे, तो ये भी बढ़े हैं। और इनमें मरने वालों की संख्या भी 1.6% बढ़कर 1,73,826 हो गई। 1,73,000 से ज्यादा मौतें सिर्फ सड़क हादसों में। हाँ, और दुखद बात यह है कि सबसे ज्यादा हादसे रिहायशी इलाकों के पास हुए हैं, 30.2%, और स्कूल कॉलेज के नजदीक भी काफी हुए, 7.1%। ये तो बहुत चिंता की बात है। और इन हादसों की वजह क्या स्पीडी सबसे बड़ा विलेन है? हाँ, आंकड़े तो यही दिखाते हैं। 61% मौतें तेज रफ्तार की वजह से हुई, मतलब ओवर स्पीडिंग। 60% से ज्यादा? हाँ, खतरनाक तरीके से या लापरवाही से गाड़ी चलाना या ओवरटेक करने से 23.7% मौतें हुई। नशे में गाड़ी चलाना, चाहे शराब हो या ड्रग्स, वो 1.7% मौतों का कारण बना और खराब मौसम 2.1% का। और वो जानवरों वाला आंकड़ा भी था शायद? हाँ, यहाँ तक कि सड़क पार करते जानवरों की वजह से भी 2.8% मौतें हुई। किन राज्यों में स्थिति ज्यादा गंभीर है? और वो एक अजीब बात थी कि कुछ जगहों पर घायलों से ज्यादा मौतें हुई। ये कैसे हो सकता है? सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में हुई हैं। ये बड़े राज्य हैं, ट्रैफिक भी ज्यादा है। और हाँ, वो अंडमान निकोबार, झारखंड, पंजाब, बिहार और यूपी वाला पैटर्न वाकई अजीब और चिंताजनक है, जहां हादसों में घायलों से ज्यादा मौतें दर्ज हुई। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका एक कारण शायद ये हो सकता है कि दूर दराज के इलाकों में वक्त पर सही मेडिकल मदद नहीं पहुंच पाती होगी, तो घायल व्यक्ति दम तोड़ देता है। ये मुमकिन है। बड़े शहरों की बात करें तो मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, दिल्ली और जयपुर में सबसे ज्यादा हादसे हुए हैं। शहरों में अचानक होने वाली मौतों की दर 41.0 प्रति लाख, राष्ट्रीय औसत 31.9 से काफी ज्यादा है। सड़क हादसों के अलावा प्राकृतिक कारणों से हुई मौतों में बिजली गिरना 39.7% और लू लगना या हीट स्ट्रोक 12.5% सबसे बड़े कारण रहे। बिजली गिरना इतना बड़ा कारण है? हाँ, लगभग 40% मौतें प्राकृतिक कारणों में इसी से हुईं। और रेलवे हादसों के भी करीब 24,678 मामले सामने आए, जिनमें 21,803 लोगों की जान गई। ये आंकड़े तो वाकई हमारी सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। बिल्कुल। रिपोर्ट में आत्महत्या के आंकड़े भी हैं, वो पहलू भी बहुत परेशान करने वाला है। हाँ बिल्कुल, 2023 में आत्महत्या के कुल मामले 2022 की तुलना में 0.3% बढ़े हैं। थोड़ी सी बढ़ोतरी। हाँ, बहुत मामूली। हालांकि प्रति लाख आबादी पर आत्महत्या की दर में 0.8% की मामूली कमी आई है। अच्छा, दर कम हुई है। हाँ, थोड़ी सी। सबसे ज्यादा आत्महत्या दर अंडमान निकोबार में है, फिर सिक्किम और केरल का नंबर आता है। और शहरों में आत्महत्या की दर फिर से देश के औसत से ज्यादा है। किन राज्यों में सबसे ज्यादा मामले हुए? सबसे ज्यादा आत्महत्याएं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में हुई। ये 5 राज्य मिलकर देश की कुल आत्महत्याओं का लगभग आधा हिस्सा हैं। इन आत्महत्याओं के पीछे मुख्य वजह क्या बताई गई है?
क्या पता चलता है रिपोर्ट से? सबसे बड़ी वजह बताई गई है पारिवारिक समस्याएं, 31.9%। इसमें शादी से जुड़ी दिक्कतें शामिल नहीं है, वो अलग से हैं। ओह, मतलब परिवार में झगड़े, तनाव वगैरह। हाँ, शायद वही। उसके बाद बीमारी एक बड़ा कारण है, 19.0%, खासकर लंबी या गंभीर बीमारी। फिर नशा या शराब की लत 7%, शादी से जुड़ी दिक्कतें 5.3%, प्रेम संबंध 4.7%, दिवालियापन या कर्ज 3.8%, बेरोजगारी 1.8% और परीक्षा में फेल होना 1.4%। ये मुख्य कारण है। पारिवारिक समस्याएं सबसे ऊपर हैं, ये सोचने वाली बात है। हाँ, किसानों की आत्महत्या का मुद्दा भी लगातार उठता रहा है। रिपोर्ट में इसके बारे में क्या है? रिपोर्ट कहती है कि 2023 में 10,786 किसानों ने आत्महत्या की। ये देश की कुल आत्महत्याओं का 6.3% है। 10,000 से ज्यादा? हाँ, यहाँ ये बात गौर करने लायक है कि पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और गोवा जैसे कई राज्यों ने किसान या खेतीहर मजदूर की आत्महत्या का कोई मामला रिपोर्ट ही नहीं किया है। जीरो रिपोर्टिंग, ये कैसे हो सकता है? ये सवाल तो है। क्या वह सच में ऐसा नहीं हुआ या रिपोर्टिंग में कोई कमी है? ये एनसीआरबी के डेटा पर आधारित है। और एक और पैटर्न है, आत्महत्या करने वालों में पुरुषों का अनुपात महिलाओं से काफी ज्यादा है। 72.8% पुरुष और 27.2% महिलाएं। ये अंतर तो बहुत ज्यादा है। क्या सरकार इन आत्महत्याओं को रोकने के लिए कुछ कर रही है? रिपोर्ट में कुछ कदमों का जिक्र है। हाँ, कुछ पहलों का जिक्र है, जैसे एक राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति बनाई गई है 2022 में। उसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है 2030 तक आत्महत्या से होने वाली मौतों को 10% कम करना। एक टेलीमानस हेल्पलाइन है जो 24/7 मुफ्त मानसिक स्वास्थ्य सलाह देती है। कोई भी फोन कर सकता है। अच्छा, ये अच्छी पहल है। हाँ, फिर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NMHP है, जिसका मकसद लोगों तक आसानी से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल पहुंचाना है। और शिक्षा मंत्रालय की मनोदर्पण पहल है, जो स्टूडेंट्स, टीचरों और परिवारों को मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में मदद करती है। खासकर कोविड के बाद इसे शुरू किया गया था। तो कोशिशें हो रही हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही जटिल समस्या है। चलिए अब रुख करते हैं बैंकिंग और नियमों की दुनिया की तरफ। रिजर्व बैंक RBI ने एक नया भुगतान विनियामक बोर्ड बनाया है। हाँ, ये 6 सदस्यों का बोर्ड है। इसका काम है भारत में जितने भी पेमेंट सिस्टम है, जैसे UPI, NEFT, RTGS, कार्ड पेमेंट्स, ये सब। हाँ, ये सब, उन सब को रेगुलेट करना और उन पर नजर रखना। ये भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत काम करेगा। इसने पुराने वाले बोर्ड BPSS की जगह ली है। अच्छा, तो इसमें कौन लोग होंगे और ये कैसे काम करेगा? RBI गवर्नर इसके अध्यक्ष होंगे, मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, एक डिप्टी गवर्नर जो पेमेंट सिस्टम देखते हैं, और RBI का एक और अधिकारी सदस्य होंगे, ये भी पदेन सदस्य। ठीक है। इनके अलावा केंद्र सरकार 3 बाहरी एक्सपर्ट्स को नॉमिनेट करेगी। एक्सपर्ट्स किस फील्ड के? जिन्हें पेमेंट सिस्टम, IT, साइबर सिक्योरिटी या कानून की अच्छी जानकारी हो। इन नामित सदस्यों का कार्यकाल 4 साल का होगा और उन्हें दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। मतलब रोटेशन होगा? हाँ, कुछ शर्तें भी हैं, जैसे सदस्य 70 साल से ज्यादा उम्र का न हो, दिवालिया न हो या किसी गंभीर अपराध में सजा न हुई हो। सांसद या विधायक भी सदस्य नहीं बन सकते। अच्छा, और बैठकें वगैरह कैसे होंगी? फैसले कैसे लिए जाएंगे? साल में कम से कम 2 बार मिलना जरूरी है। कोई भी फैसला लेने के लिए कोरम चाहिए होगा। कम से कम 30 सदस्यों का होना जरूरी है, जिसमें अध्यक्ष या उनकी जगह डिप्टी गवर्नर और एक नामित सदस्य जरूर शामिल हों। फैसले बहुमत से होंगे और अगर वोट बराबर हो गए तो अध्यक्ष का वोट निर्णायक होगा, मतलब कास्टिंग वोट। ठीक है, प्रक्रिया स्पष्ट है। पुराने जमाने के चेक क्लियरिंग से लेकर आज के तेज रफ्तार डिजिटल पेमेंट तक सबको संभाले, रेगुलेट करे। ये ग्राहकों के हितों की भी रक्षा करता है, जैसे गलत फीस वसूलने से रोकना या गलती होने पर कंपनियों को जिम्मेदार ठहराना। ये तो जरूरी है। डिजिटल पेमेंट्स इतने बढ़ गए हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, RBI से जुड़ी एक और छोटी सी बात। RBI ने कहा है कि वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए ओवरनाइट WACR को ही ऑपरेशनल टारगेट बनाए रखेगा। ये WACR क्या भला है? थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? WACR वेटेड एवरेज कॉल रेट।
इसे आसान भाषा में समझिए, बैंकों का आपस में एक रात के लिए मतलब ओवरनाइट उधार लेने देने वाला औसत ब्याज रेट। अच्छा, बैंक आपस में भी उधार लेते देते हैं? हाँ, रोज अपनी तात्कालिक जरूरतें पूरी करने के लिए। इसे कॉल मनी मार्केट कहते हैं। तो WACR ये दिखाता है कि बैंकिंग सिस्टम में उस वक्त पैसा मतलब नकदी या लिक्विडिटी आसानी से मिल रहा है या मुश्किल से। ओके। RBI इसे देखकर अंदाजा लगाता है कि बाजार में नकदी की क्या स्थिति है। अगर WACR बढ़ रहा है मतलब बैंकों के लिए पैसा लेना महंगा हो रहा है, और घट रहा है तो? घट रहा है मतलब आसान हो रहा है, सस्ता हो रहा है, तो RBI इसी रेट को अपने ऑपरेशनल टारगेट के रूप में इस्तेमाल करता है मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। समझ गया, ये लिक्विडिटी मैनेजमेंट का एक टूल है। बिल्कुल। अच्छा, तो जैसे RBI भविष्य के पैसों की देखरेख कर रहा है, वैसे ही भविष्य के एक बड़े खतरे जलवायु परिवर्तन से निपटने के कुछ अजीबोगरीब तरीकों पर भी बहस छिड़ी है। हाल ही में एक स्टडी ने ध्रुवीय यानी पोलर इलाकों के लिए जियो इंजीनियरिंग के आइडिया पर सवाल उठाए। हाँ, ये जियो इंजीनियरिंग सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये है कि हम पृथ्वी के क्लाइमेट सिस्टम में जानबूझकर बड़े बदलाव करें ताकि ग्लोबल वार्मिंग कम हो सके। पर ये तो खतरनाक नहीं है? यही तो चिंता है। हालिया स्टडी कहती है कि ध्रुवीय इलाकों मतलब आर्कटिक और अंटार्कटिक के लिए जो तरीके सोचे जा रहे हैं वो जिम्मेदार नहीं लगते और उनके कई अनजाने खतरे हो सकते हैं। वो जरूरी मानदंडों को पूरा नहीं करते। कौन कौन से तरीके हैं ये, और उनमें क्या दिक्कतें बताई जा रही हैं? कई आइडिया हैं। एक है स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन। ऐसा है? ये क्या है? मतलब हवाई जहाजों से ऊपरी वायुमंडल स्ट्रेटोस्फीयर में सल्फर या कैल्शियम कार्बोनेट जैसे कणों का छिड़काव करना। क्यों? ताकि सूरज की रोशनी थोड़ी वापस अंतरिक्ष में चली जाए और जमीन ठंडी हो, जैसे ज्वालामुखी फटने के बाद होता है। अच्छा, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि अगर इसे अचानक बंद कर दिया जाए, जिसे टर्मिनेशन शॉक कहते हैं, तो तापमान बहुत तेजी से बढ़ सकता है, शायद पहले से भी ज्यादा। और ध्रुवीय इलाकों में ये वैसे भी कम असरदार होगा क्योंकि वहां धूप कम होती है। और ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकता है, मौसम का पैटर्न बदल सकता है, समुद्री जीवन और समुद्री धाराओं को भी नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत सारे रिस्क हैं। बाप रे, और क्या तरीके हैं? दूसरा है सी कर्टन या सी वॉल। ये समुद्र में बड़ी बड़ी दीवारें या पर्दे बनाने जैसा है। दीवारें समुद्र में? हाँ, ताकि गर्म पानी ध्रुवीय बर्फ तक न पहुंच पाए और उसे पिघलने से रोक सके। इसमें क्या खतरा है? खतरा ये है कि इन संरचनाओं को बनाने में जो मटेरियल लगेगा उससे माइक्रोप्लास्टिक फैल सकता है जो जहरीला होता है, और ये खुद भी धूप सोखकर पानी को और गर्म कर सकती हैं। उल्टा असर हो सकता है। तीसरा, समुद्री बर्फ का मैनेजमेंट। इसमें बर्फ की चमक बढ़ाने के लिए उस पर सिलिका जैसी कोई चीज छिड़कना। चमक बढ़ाने के लिए? हाँ, ताकि वो ज्यादा धूप रिफ्लेक्ट करे, या फिर समुद्र का पानी पंप करके ऊपर जमाना ताकि बर्फ और मोटी हो जाए। इसमें क्या दिक्कत? दिक्कत ये है कि इसमें बेतहाशा ऊर्जा लगेगी, बहुत ज्यादा, और ये वहां के नाजुक इकोसिस्टम को बिगाड़ सकता है। मछलियों, सील, पोला बेयर सबके जीवन पर असर पड़ेगा। ठीक है। चौथा, बेसिल वाटर रिमूवल। ग्लेशियर के नीचे जो पानी जमा हो जाता है पिघलने से, उसे पंप करके हटाना। सोचा जाता है कि इससे ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलेगा। इसमें भी दिक्कत? हाँ, इससे भी इकोसिस्टम गड़बड़ा सकता है। पानी में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है और नुकसानदायक शैवाल मतलब एल्गे ब्लूम्स पनप सकते हैं। और आखिरी है ओशन फर्टिलाइजेशन। समुद्र में लोहा जैसे पोषक तत्व डालना। लोहा क्यों? ताकि फाइटोप्लैंक्टन जो समुद्री पौधे होते हैं वो ज्यादा उगें, और वो ज्यादा उगेंगे तो हवा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेंगे। ये तो अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन ये कितना कारगर होगा पक्का नहीं है। और इसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, जैसे समुद्र का एसिडिफिकेशन बढ़ना या ऑक्सीजन कम होना, ये अभी ठीक से पता नहीं है। अनिश्चितता बहुत है। बाप रे, ये तो फायदे से ज्यादा नुकसान वाले जुगाड़ लग रहे हैं। मतलब हम एक समस्या ठीक करने के चक्कर में 10 नई समस्याएं पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल। स्टडी यही कह रही है कि इन तरीकों पर बहुत सावधानी से और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है इन्हें लागू करने से पहले। सही बात है। खैर, विज्ञान सिर्फ चिंताएं नहीं, कभी कभी अच्छे समाधान भी लाता है। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के वैज्ञानिकों ने
समुद्री पानी को पीने लायक बनाने का एक नया सस्ता तरीका निकाला है। ये अच्छी खबर है। हाँ, ये बहुत अच्छी खबर है। इसे साइफन संचालित तापीय विलवनीकरण प्रणाली कहा जा रहा है। साइफन संचालित तापीय विलवनीकरण, थोड़ा मुश्किल नाम है। हाँ, लेकिन तरीका काफी सरल और असरदार लगता है। इसमें एक खास तरह का साइफन मतलब पाइप जैसा स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है। ये कपड़ा फैब्रिक विक और नालीदार धातु कॉरुगेटेड मेटल से बना है। कपड़ा और धातु? हाँ, कपड़ा खारे पानी को सोखता है और गुरुत्वाकर्षण से वो नीचे बहता है। खास बात यह है कि नमक क्रिस्टल बनकर जमने से पहले ही बह जाता है। सिस्टम चौक नहीं होता। अच्छा, ये तो बढ़िया है। फिर ये पानी गर्म धातु की सतह पर फैलकर भाप बनता है। गर्म कैसे होती है धातु? यही तो इसकी खासियत है। ये सूरज की रोशनी से गर्म हो सकती है या फिर फैक्ट्रियों से निकलने वाली बेकार गर्मी मतलब वेस्ट हीट से भी। वाह। और फिर ये भाप पास की ठंडी सतह पर जमा होकर शुद्ध पानी बन जाती है। नमक और बाकी अशुद्धियां पीछे रह जाती हैं। तो इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? मतलब पहले से जो तरीके हैं उनसे ये कैसे बेहतर है? एक तो ये कि ये एल्यूमिनियम और कपड़े जैसी सस्ती चीजों से बना है, लागत कम है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर चल सकता है, सौर ऊर्जा या वेस्ट हीट। मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम। हाँ, और पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। कोई महंगा मेम्ब्रेन नहीं चाहिए जैसे आरओ में होता है। उन इलाकों के लिए ये वरदान साबित हो सकता है जहां पीने के पानी की कमी है और धूप खूब होती है, या कोई इंडस्ट्री है जहां से वेस्ट हीट मिलती है। ये तो वाकई कमाल का इनोवेशन है। आईएससी को बधाई। बिल्कुल। चलिए फटाफट कुछ और छोटी-मोटी लेकिन जरूरी खबरों पे नजर डाल लेते हैं। फिलीपींस में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया है। फिलीपींस ये दक्षिण पूर्व एशिया में है ना? हाँ, पश्चिमी प्रशांत महासागर में द्वीपों का एक देश है। राजधानी मनीला है। भूकंप वहां आते रहते हैं क्योंकि वो रिंग ऑफ फायर पर है। अच्छा, अगली खबर, भारत को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की काउंसिल के भाग 2 के लिए फिर से चुन लिया गया है। हाँ, आईक्यू संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जो हवाई जहाजों की उड़ानों के लिए दुनिया भर में नियम और स्टैंडर्ड बनाती है ताकि सफर सुरक्षित और व्यवस्थित रहे। भारत इसके शुरुआती सदस्यों में से है और काउंसिल में रहना महत्वपूर्ण है। अच्छा, भारत में मवेशियों को होने वाली एक बीमारी है संक्रामक बोवाइन राइनोट्रैकाइटिस IBR। इसके लिए देश में बनी पहली खास वैक्सीन रक्षा IBR लॉन्च हुई है। हाँ, ये बीमारी एक वायरस BOHV1 से होती है। इससे जानवरों को सांस की तकलीफ, बांझपन और दूध कम होने जैसी समस्याएं होती हैं। अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है। इस वैक्सीन की खासियत है कि ये GE डिलीटेड डीवा मार्कर वैक्सीन है। डीवा मार्कर ये क्या होता है? डीवा मतलब डिफरेंशिएटिंग इन्फेक्टेड फ्रॉम वैक्सीनेटेड एनिमल्स। इस वैक्सीन से ये पता लगाना आसान हो जाता है कि जानवर को टीका लगा है या उसे सच में बीमारी हुई है। ये बीमारी कंट्रोल करने में बहुत मददगार होता है। अच्छा, ये तो एडवांस टेक्नोलॉजी है। हाँ, और स्वदेशी है, ये और भी अच्छी बात है। अगली खबर, केंद्र सरकार ने एक गायक की मौत की जांच में मदद के लिए सिंगापुर के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि MLAT लागू की है। MLAT मतलब म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। ये दो देशों के बीच एक समझौता होता है जिससे वे आपराधिक मामलों की जांच, सबूत जुटाने, गवाहों से पूछताछ करने और मुकदमा चलाने में एक दूसरे की कानूनी मदद करते हैं। भारत में गृह मंत्रालय इसके लिए नोडल एजेंसी है। ओके, और एक और अंतर्राष्ट्रीय खबर, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन IHR 2024 के संशोधन लागू हो गए हैं। हाँ, IHR ये WHO का कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज है जिसे भारत समेत 196 देशों ने माना है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है बीमारियों को, खासकर महामारियों को, एक देश से दूसरे देश में फैलने से रोकना, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी से निपटना। लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि लोगों की आवाजाही और व्यापार में बेवजह रुकावट ना आए। संतुलन बनाना जरूरी है। बिल्कुल। और आखिर में बिहार से एक खबर है, वहां वोटर लिस्ट को अपडेट करने का एक खास अभियान SIR पूरा हुआ है। हाँ, SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसमें चुनाव आयोग के कर्मचारी घर घर जाकर चेक करते हैं कि सभी योग्य नागरिकों के नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, कोई गलती तो नहीं है वगैरह। ये संविधान के अनुच्छेद 324, 326 और जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 के तहत जरूरी है
ताकि चुनाव निष्पक्ष और सही ढंग से हो सकें। लोकतंत्र के लिए ये बुनियादी काम है। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि कैसे भारत एक तरफ टीपा जैसे समझौतों से दुनिया से जुड़ रहा है और अपने निर्यातकों के लिए नए बाजार खोल रहा है। वहीं दूसरी तरफ एनसीआरबी के आंकड़े हमें देश के अंदर सड़क सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य जैसी गंभीर चुनौतियों की याद दिलाते हैं। ये एक तरह का कॉन्ट्रास्ट है। बिल्कुल। और साथ ही हमने देखा कि कैसे विज्ञान हमें IISc की विलवनीकरण तकनीक जैसे सकारात्मक समाधान दे रहा है, तो वहीं जियो इंजीनियरिंग जैसे जटिल आइडिया पर गंभीर नैतिक और पर्यावरणीय सवाल भी उठ रहे हैं। ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। व्यापार, सुरक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक, नियम कानून, ये सब मिलकर हमारी आज की और आने वाली जिंदगी को शक्ल देते हैं। हाँ, ये सब इंटरकनेक्टेड हैं। आज की इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। ये जो बड़े बड़े राष्ट्रीय आंकड़े हम देखते हैं, जैसे सड़क हादसों के या आत्महत्याओं के, ये आखिर में जाकर हमारे रोजमर्रा के व्यवहार, हमारे आस पड़ोस की जागरूकता और छोटी छोटी सावधानियों से कैसे जुड़े हैं? मतलब इन बड़े आंकड़ों में हम सबकी व्यक्तिगत भूमिका क्या है? शायद इस पर सोचने से हम सब अपनी जिम्मेदारी को थोड़ा और बेहतर समझ पाएं। बहुत अच्छा सवाल है। आंकड़े तो एग्रीगेट होते हैं, लेकिन बनते तो व्यक्तिगत घटनाओं से ही हैं। सोचने वाली बात है। बिल्कुल। आज के लिए इतना है। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए स्रोतों और उनकी गहराई में झांकने की कोशिश के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।